बैठे थे। तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस पहली क्लास में। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। राहुल, कैन यू चेक क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। तो मेरा नाम रोहित कुमार झा है। मैं एक फिज़िक्स टीचर हूँ। करंटली मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में। उसका नाम है उदित नारायण पीजी कॉलेज। इट्स इन पडरौना। वो DDU GU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आज मैं मॉडर्न फिज़िक्स की कुछ बातों पे डिस्कशन करने वाला हूँ। कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ट्रिकी MCQs होंगे जो आज मैं कवर करूँगा। मैंने कई सारे बच्चों को मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ाया है, और जो भी बेसिक में उनका गैप रह जाता है बेसिक्स में, मैं उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। तो ये रहा मेरा स्क्रीन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख। हम्म। अब स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। तो ये पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि एनर्जी ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल इन अ बॉक्स इज 7h² by 8 ml²। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस बॉक्स? देखिए, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स का क्वेश्चन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में और अदर वेव मैकेनिक्स में जो हम लोग BSc लेवल पे पढ़ते हैं। तो अगर आप इस पे ध्यान दें, पार्टिकल इन अ बॉक्स जो होता है, जो 1D बॉक्स होता है, इज नथिंग बट अ लाइन। एक लाइन होता है। इसके एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि पार्टिकल को इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने के लिए। इसलिए इस पॉइंट पे इसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि किसी के पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं रहता। उसी तरीके से पार्टिकल इन अ 2D बॉक्स है। वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। और पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स जो है, वो बेसिकली एक क्यूब भी हो सकता है। और हो सकता है उसके सारे डायमेंशन सेम हो सकता है सारे डायमेंशन अलग हों, लेकिन उसके 3 डायमेंशन होंगे। और इसके आसपास का जो सराउंडिंग है, उसमें पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। यानी कि पार्टिकल की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसे एस्केप करने की। आ, वैसे आज मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। बात यह है कि जब हमें एनर्जी दिया हुआ है और हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि ये 1 डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो हम देखेंगे। अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स जो होते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है वो सिंपली है ये n² h² by 8 ml²। अब n जो है हमेशा एक इंटीजर होता है, और n हमेशा 0 से बड़ा होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता। ये जो n है, पार्टिकल इन अ बॉक्स में तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 ज़रूर हो सकता है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है n जिस जिससे n² की वैल्यू 7 हो जाए? अगर आप इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करें, तो n² की वैल्यू 7 है, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता n का ताकि n² 7 हो जाए। अगर हम ये माने कि n इंटीजर है, और n हमेशा इंटीजर होता है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस से आता है कि n इंटीजर क्यों है। तो हम इस ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं, इट्स अ 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल, क्योंकि 1 डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो एनर्जी आइगन वैल्यू है, वो इस फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा। तो हम 2 डायमेंशन वाला केस चेक कर सकते हैं। और इसमें लिखा है 2 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ इक्वल डायमेंशंस एल। तो हमारा काम आसान हो जाता है कैलकुलेशन का।
जो टू डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स है, जो 2D पार्टिकल इन बॉक्स है, उसमें जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती हैं, उसका जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है: nx² प्लस ny² h² बाई 8ml²। देखिए, ये फॉर्मूला तब यूजफुल होता है जब एक स्क्वायर बॉक्स, एक टू डायमेंशनल जो बॉक्स है हमारा, उसका जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो लेंथ है और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो लेंथ है, दोनों सेम हो। और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि इक्वल डायमेंशंस एल। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा, और हाँ, एन एक्स जो है वो भी एक इंटीजर है जो 1 या उससे बड़ा हो। एन वाई जो है वो भी एक इंटीजर है जो 1 या उससे बड़ा हो। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, रादर इंटीजर्स का, जो आपको 7 का फैक्टर दिला सके यहाँ पे? ऐसा कोई है, कोई फैक्टर? चलिए देखते हैं। तो हम अलग अलग नंबर्स के लिए ये चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन 7 प्रोड्यूस करता है। अगर हम 1² प्लस 1² करें तो ये क्या करता है हमें? हमें 2 देता है, हमें 7 नहीं देता। 1² प्लस 2² करें तो ये भी हमें 7 नहीं देता, ये हमें 5 देता है। 2² प्लस 3² करें तो ये भी हमें 4 + 9 13 देता है। तो टू डायमेंशनल में भी ऐसा कोई इंटीजर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है जो, जिसका स्क्वायर हमें 7 दे सके। तो पहले दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो ही गए। तीसरे में हम चेक कर सकते हैं कि कोई 3 डायमेंशनल बॉक्स है ऐसा, ऐसा तीन इंटीजर्स का कोई कॉम्बिनेशन है जो 7 प्रोड्यूस कर सके जिनका स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। देखिए, जो ये काम सिंपल हो गया क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है। एल, लेंथ भी एल, ब्रेड्थ भी एल, हाइट भी एल। तो हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसमें जो एनर्जी की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, एन एक्स, एन वाई और एन जेड, वो कुछ ऐसा आता है: nx² प्लस ny² प्लस nz²। ये सारा चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? h² बाई 8ml²। अब देखिए कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन इंटीजर्स का, याद रखिए एन एक्स, एन वाई और एन जेड, ये सब के सब 1 या उससे बड़े हैं, उससे छोटे नहीं हो सकते। और इनका कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है इंटीजर्स का जिनके स्क्वायर्स को ऐड करने पे 7 आ जाए? और मेरा आंसर है कि इसमें भी हमें कोई लक हासिल नहीं होगा। अगर हम करें 1² प्लस 2² प्लस 1² तो 4 + 1 + 1 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। अगर हम 1² प्लस 1² प्लस 1² करें तो 3 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। एंड आई चैलेंज यू, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको नंबर्स का, सॉरी इंटीजर्स का, जिनके स्क्वायर्स को ऐड करने पे आप 7 प्रोड्यूस कर पाए। हाँ, अगर एक 4 डायमेंशनल का बॉक्स होता तब बात कुछ और होती। लेकिन ऑप्शन में 4 डायमेंशनल का बॉक्स नहीं दिया। ऑप्शन जो फाइनल ऑप्शन है वो है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, अगर हमारे पास अगर यूनिवर्स में 4 डायमेंशन होते और एक 4 डायमेंशनल बॉक्स हमें दिया जाता, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए 1² प्लस 2² प्लस 1² प्लस 1² इक्वल्स 7, ये हो जाता। तो 1 2 1 1, इस कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला सही बैठता। लेकिन 4 डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स कुछ होता नहीं है। अब ये, इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, 2 1 1 1 भी हो जाता। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, नन ऑफ द अबव। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
और इसका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल्स ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स, ये स्पेसिफाइड है, इज थ्री फोल्ड डीजेनरेट। और यहाँ पे थ्री फोल्ड डीजेनरेट का मतलब है कि सेम एनर्जी के लिए तीन अलग अलग स्टेट्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रहिए, तीन अलग अलग स्टेट्स सेम एनर्जी के लिए। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये बता दिया, हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि जो तीन डायमेंशनल बॉक्स है उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है। इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए था। मैंने आज ही ये क्वेश्चंस बनाए हैं और मुझसे भी गलती हो सकती है। आ, ये बहुत ही मामूली सा गलती है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बड़े हो सकते हैं अगर वक्त पे बताया ना जाए तो आप देखिए कि एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। देखिए इसमें लिखा है ओनली द वन विथ एनर्जी 6h² / 8 ml²। इसमें ये नहीं लिखा 6h² / 8 ml², इसमें लिखा है ओनली द वन विथ एनर्जी 6h² / 8 ml², या फिर ओनली द वन विथ एनर्जी 9h² / 8 ml², या फिर ओनली द वन विथ एनर्जी 11h² / 8 ml²। तो हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को अब ट्राई करेंगे। बस हमें चाहते हैं कि nx² + ny² + nz² जो है, पहले केस में हम 6 देखते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। 1² प्लस 2² प्लस 1² ये भी 6 प्रोड्यूस करता है। 2² प्लस 1² प्लस 1² ये भी 6 प्रोड्यूस करता है। और 1² प्लस 1² प्लस 2² ये भी 6 प्रोड्यूस करता है। तो इसके तीन कॉम्बिनेशंस मिल गए हमें, यानी तीन स्टेट्स मिल गए हमें। यानी एक्स एन एक्स की वैल्यू 1, एन वाई की 2, एन जेड की 1। दूसरे में एन एक्स की वैल्यू 2, एन वाई की 1 और एन जेड की 1। तीसरे में एन एक्स की वैल्यू 1, एन वाई की 1 और एन जेड की 2। ऐसे तीन कॉम्बिनेशन मिल गए। ये तो एक ये वाला जो एनर्जी लेवल है, डेफिनेटली इसके तीन क्वांटम स्टेट्स आ गए। लेकिन क्या ये एकमात्र एनर्जी लेवल है जिसके तीन क्वांटम स्टेट्स आ गए? 9 के लिए भी तो हम देख सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अगर हम इसे 9 पे फिक्स कर दें तो 2² + 2² + 1², इसका आंसर 9 आता है। 2² + 1² + 2², इसका भी 9 है। और 1² + 2² + 2², इसका भी 9 है। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो 9 प्रोड्यूस कर सके। तो ये भी थ्री फोल्ड डीजेनरेट है। देखिए हम 1D बॉक्स नहीं पढ़ रहे, हम 3D बॉक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें वैसे स्पेसिफाई तो नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये बोल देना चाहिए था कि ये जो 3 डायमेंशनल बॉक्स है उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है। ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ये मेरी गलती है। तो अब उसी तरीके से 11 का भी हम देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि 11 किसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर दें। इंटीजर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन हम लाएं जिनके स्क्वायर्स का सम 11 हो। चलिए देख लेते हैं अगर ऐसा संभव है कि नहीं। और हाँ, ऐसा संभव है। 3² + 1² + 1², ये एक कॉम्बिनेशन 11 के लिए। और 1² + 3² + 1², और 1² + 1² + 3²। तो इसके भी तीन तरीके निकल गए 11h² / 8 ml² प्रोड्यूस करने के। यानी कि इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये जो मैंने ओनली वर्ड स्पेसिफाई कर दिया है ना, ये दैट इज द बिगेस्ट गिव अवे कि ए बी और सी सही नहीं हो सकते। ये थ्री फोल्ड डीजेनरेट है, लेकिन इन अवेलेबल ऑप्शंस में एकमात्र ऑप्शन नहीं है जो थ्री फोल्ड डीजेनरेट हो। ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये है स्पेशल रिलेटिविटी से मेरा खास सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये बता कि टोटल एनर्जी ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास एम। अब सारे सिंबल्स के इनके यूजुअल मीनिंग होते हैं। इस क्वेश्चन को करने का प्री रिक्विजिट यही है कि आपको अपने क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे कॉलेज में रिलेटिविटी के। अगर आप 30-40% क्लासेस भी अटेंड कर लें तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ ही जाएगा, कोई ना कोई बेसिक आप सीख ही जाएंगे इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़ी सी फैंसी किताब उठा के लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म करो, ऑल्दो वो भी ख़राब आइडिया नहीं है। तो आप देखिए इसमें टोटल एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम, पर इसका पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम मुझे स्पेसिफाई कर देना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है यानी कि इसमें मैंने ओनली वर्ड लगा दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए बी और सी सही नहीं हो सकता। सारे के सारे सही हैं। गामा एम सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया टोटल एनर्जी, विच इज नथिंग बट एम सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, विच इज नथिंग बट एक फॉर्मूला है इक्वल्स एम सी स्क्वायर, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ज़्यादा जनरल फार्मूला है, ये तो बस तब वैलिड होता है जो एनर्जी सरफेस के मास के करस्पॉन्डिंग है, मतलब कि मोशन के करस्पॉन्डिंग नहीं। तो अब ध्यान रखिए, हमने टोटल एनर्जी पूछा है, कोई और नहीं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। यानी ए बी और सी एक तीसरे के बराबर हैं सबके सब। ठीक है, तो तीसरा सवाल भी हो गया। अब चौथा सवाल है, ये मेरा सबसे खासा सवाल है, आपको दिखने में बहुत आसान लगेगा लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी है। एक एक वर्ड को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटरिंग्स डज अ फोटोन ट्रांसफर ऑल इट्स एनर्जी टू अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर करता है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन को। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है न्यूटोनियन सेंस में है, हम ये नहीं कह रहे कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा मैं। मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली फ्री होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल का पीस है, इसके अंदर बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बस नाम के लिए है। जैसे कि दरियाई घोड़ा एक घोड़ा नहीं होता, या फिर उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। जो ट्रूली फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, जो ट्रूली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उससे लाइट टकरा के स्कैटर हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन खुद कहीं और चला जाता है। लेकिन इसमें भी फोटोन अपना सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट द आंसर, क्योंकि इसमें पूरा ट्रांसफर्स ऑल द एनर्जी। अगर पार्ट ऑफ द एनर्जी पूछा जाता तो कॉम्पटन इफेक्ट सही होता। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, लाइट आता है और अपना सारा एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है स्पेसिफिक, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका आंसर है नीदर ए नॉर बी। अब आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए वो चीज। अब पहला ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ पोजिशन, ऑफ पोजिशन। पोजिशन नहीं पूछ रहा है, पोजिशन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है यानी एक्स जो है, ये पूछा जा रहा है ऑफ अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये बॉक्स का है, ये हार्मोनिक और एज्यूम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। और इट टर्न्स आउट कि दोनों के दोनों जीरो होते हैं। देखो जो मोमेंटम होता है ना, उसके आइगन वैल्यूज होते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स में प्लस माइनस एन एच बार
ये चीज़ आर्थर बाइजर में दिया हुआ है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। थोड़ा आवाज धीरे होगा। हेलो। हाँ, आवाज थोड़ा क्या धीरे आ रही है। अब आवाज़? साफ आ रही है। अब अच्छा। साफ आ रही है, पहले थोड़ी धीरे धीरे हो गई। ओके। तो जो आइगन वैल्यूज होती हैं, देखो आइगन वैल्यूज इज नॉट द सेम एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा के लिए, स्पेशली ये पार्टिकल इन अ बॉक्स में। एन पाई एच बार बार एल होगा ये। एन पाई एच बार बाई एल होता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है प्लस भी है माइनस भी है, यानी +3 और -3 जीरो कर देता है ऐसे। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है मोमेंटम की, किसी भी पार्टिकल की, जो एक वन डायमेंशनल बॉक्स में हमेशा जीरो होता है। सेम विद दिस। अब एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन एनी स्टेट ऑलवेज नॉन जीरो। इवन जब हम एन इक्वल जीरो कर देंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो लोएस्ट स्टेट है एन इक्वल जीरो होता है, और उसका भी जो एनर्जी होता है वो जीरो नहीं होता। तो बेसिकली अगर हम एकदम ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, तो उसका जो एनर्जी होता है, एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, n+12 एच न्यू। और एन अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी एनर्जी जो है ज़ीरो नहीं होता। तो आपका आंसर है नोटा। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। ये आपको दिखा रहा है, ये बेसिकली एग्जाम्पल 5.7 आर्थर बाइजर में से। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर 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 स्क्रीन पे लिखा हुआ चीज़ अगर आप पढ़ सकते हो तो ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स इज देयर फॉर जीरो इन बोथ केसेस। यहाँ पे पोजीशन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n इक्वल जीरो और n इक्वल्स वन स्टेट पे है, दिखाया गया है। दोनों केसेस में जीरो आते हैं। और इसमें फर्दर बोला हुआ है x का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज जीरो फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर which could be predicted since x equals 0 is the equilibrium position of the oscillator where its potential energy is a minimum। तो मैंने ये लाइन एज इट इज वर्बेटिम यहाँ से आपको बता दिया है। और आई थिंक आज का फाइनल सवाल ये है कि हाउ मैनी नोड्स, नोड ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डज द वेव फंक्शन ऑफ वन डी हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हैव बिटवीन द पॉइंट्स -a to +a। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग 0 to +a नहीं बोल रहे, नहीं हम -a to 0 बोल रहे हैं। हम -a, यहाँ पे -a to +a। अगर क्लासिकली देखा जाए तो जो ऑसिलेटर होता है एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो अपने बाउंड्स के बाहर कभी नहीं जाता। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली, जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। तो अगर आप इस वेव फंक्शन ड्रॉ करें और देखें कि कितने सारे नोड्स आए हैं। नोड का सिंपल मतलब है जहां पे भी वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। समझ रहे हैं? तो अगर आप यहाँ पे देख, और इसमें पूछा गया है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल्स जीरो जो है ना ग्राउंड स्टेट हो गया, एन इक्वल्स वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल्स टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और आपको याद रखना चाहिए कि ये उनके वेव फंक्शन है। आपको फिर से ये यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एन इक्वल्स जीरो के लिए क्या है, अगर ये +a है और ये -a है, तो इसका जो वेव फंक्शन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। इसमें एक भी नोड नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये जो नोड भी आता है वो +a के बाहर ही आता है। और जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, यहाँ पे +a है, ये माइनस है। तो
इसमें क्या आ रहा है कि ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो एक ही जगह है जहाँ पे ये इसका वैल्यू ज़ीरो हो रहा है। और सेकंड स्टेट जो है उसमें क्या है, इसके दो नोड्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो इस तरीके का कुछ आता है। यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है। तो यहाँ पे एक नोड है, यानी कि वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, और यहाँ पे एक नोड है, यानी वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर टेंथ एक्साइटेड स्टेट होगा तो उसमें 10 नोड आएंगे माइनस ए से प्लस ए के बीच में। अगर 50वां एक्साइटेड स्टेट है तो 50 नोड्स आएंगे माइनस ए टू प्लस ए के स्टेट में। लेकिन अगर कोई बोले ज़ीरो टू ए या फिर माइनस ए टू ज़ीरो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज होंगे। आई होप आपने कुछ नया सीखा। अगर हम इसी तरीके से एमसीक्यूज अगर रेगुलरली सॉल्व करते रहें, तो भले ही आपने कभी मॉडर्न फिजिक्स कभी लाइफ में पढ़ा ना हो, लेकिन आप में सवाल सुलझाने की काबिलियत आ जाएगी। कि वो एक कहावत है ना, I'd rather do something I cannot explain than explain something I cannot do। तो आपको सवाल सॉल्व करना आ जाएगा, भले ही आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो। मतलब कि थ्योरी भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे आप। लाइन बाय लाइन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतने सारे एग्जांपल्स करेंगे हम। तो अभी मैं अपनी क्लास यहाँ पे बंद करता हूँ। आई होप आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा, कुछ नया सीखा आज। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। राहुल, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रिकॉर्डिंग रहा हूँ, ऑफ कर। ऑफ कर रहा हूँ मैं, जी ठीक जी है। जी। ओके।